नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एनसीईआरटी एसएसटी की जो क्लासेज है उसमें सबसे पहले जो ज्योग्राफी के चैप्टर है वह चला हुआ है ज्योग्राफी का। ठीक है। और ये चैप्टर जो हैं क्लास 6 से लेकर 12th तक फ्री में कंप्लीट कराए जाएंगे और आपके एसएस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और डिटेल में जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वे यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो 3 चैप्टर हमने ऑलरेडी क्लियर करा दिए हैं। चौथा चैप्टर है ग्लोब, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पिछले अध्यायों में आइए चलते हैं। पिछले अध्यायों में आपने जाना कि पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह एवं उपग्रह उनके उपग्रह अपनी धुरी या अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, आप सभी जानते हैं। और अक्ष और परिक्रमण क्या है? क्या इसका दिन रात और ऋतुओं से संबंध है? पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय में अंतर क्यों है? और सूर्य और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं? इन सवालों के उत्तर इस अध्याय में हम जानने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको आवाज आदि क्लियर होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी गोल आकार की नजर आती है, किंतु पृथ्वी जो है पूर्ण रूप में गोल नहीं है। कहते हैं पृथ्वी गोल, बट यह गोल नहीं है। पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, अर्थात जैसे ये पृथ्वी का व्यास जो है इसके हिसाब से अगर देखें तो यह थोड़ी सी चपटी है तथा मध्य भाग से उभरी हुई है। इस तरह की आकृति को भू आव या पृथ्व्याकार, ऑब्लेट, एलिप्सोइड या जीनोइड कहते हैं। हिंदी भाषा में भू आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार का होता है। अर्थात भू आव का मतलब क्या है? पृथ्वी के समान आकार वाला, या जिसको पृथ्व्याकार, इसमें भी संधि है। तो पृथ्व्याकार का मतलब भू आव, पृथ्वी के आकार का। तो आपको हम बता दें कि आपके जो विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम हैं, जैसे रीट हो गया, केवीएस हो गया, है ना, और डीएसएस भी हो गया, या अन्य एनवीएस हो गया, विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स, यहाँ तक कि एसएससी लेवल तक के क्वेश्चन विभिन्न एनसीईआरटी बुक्स से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं या आएंगे उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो भू आव क्या है? क्वेश्चन बनता है कि हिंदी भाषा में भू आव का अर्थ क्या है? तो पृथ्वी के समान आकार का, ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होने के कारण पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास जो है 12,756.6 किलोमीटर, वहीं ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। जो ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? 43 किलोमीटर। क्या? पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास कितना है? 12,756.6 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतरिक्ष से पृथ्वी की जो खींची गई तस्वीर है, तो उसके भूमध्यवर्ती और ध्रुवीय व्यास के हिसाब से जो अगर इसको देखें तो इधर भूमध्यवर्ती व्यास नजर आ रहा होगा आपको, ये ध्रुवीय व्यास, जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है किलोमीटर में, 12,756 किलोमीटर भूमध्यवर्ती व्यास है। जबकि इसकी लंबाई के हिसाब से देखें उत्तर से दक्षिण की तरफ है, तो ये 12,714 किलोमीटर आपको नजर आ रहा होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर बात करें परिधि और व्यास, जैसा कि आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कि ये व्यास कहलाता है, ठीक है। और व्यास से परिधि तक खींची गई रेखा अर्धव्यास, और जो वृत्त का केंद्र होता है ये माना जाता है जहाँ से अर्धव्यास खींचा जाता है, इसको परिधि कहते हैं।
तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर और ध्रुवीय परिधि लगभग 40,008 किलोमीटर है। यह भी आप जान सकते हैं। देखिए, पृथ्वी के इस भू आवहीय आकार का पता, एक सेकंड, पृथ्वी के इस भू आवहीय आकार का पता सन 1671 में फ्रांस के एक खगोल शास्त्री थे, जो रिचर। इनको पता तब चला जब उन्हें फ्रांस के राजा लुई 14वें, अर्थात तो लुई 14वां एक शासक हुआ था, राजा हुआ था। उसने फ्रेंच गुयाना प्रदेश दक्षिणी अमेरिका में जो था, इसके एक टापू पर भेजा था। कब? 1671 ईस्वी में फ्रांस के एक खगोल शास्त्री थे, जो रिचर। इनको यह भू आवहीय आकार का पता तब चला था। यह क्वेश्चन बनता है कि भू आवहीय आकार का सबसे पहले पता किनको चला? तो 1671 ईस्वी में चला। किसको चला? जॉ रिचर को। और कैसे चला? जब उन्हें फ्रांस के एक राजा था, लुई 14वां, उन्होंने फ्रेंच गुयाना प्रदेश से, अर्थात जो फ्रेंच गुयाना प्रदेश है वह कहाँ पर पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका में। तो यहाँ से एक टापू पर जब भेजा था, जब इनको, इस खगोल शास्त्री को, इस भू आवहीय आकार के बारे में पता चला था, और वह टापू विषुवत रेखा के पास था। वहां पहुंचने पर रिचर ने देखा कि उनकी पेंडुलम घड़ी प्रतिदिन फ्रांसीसी समय से 2.5 मिनट पीछे चल रही है। और उस समय रिचर इसके कारण को जान नहीं सके, परंतु 1687 में जब न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को प्रकाशित किया, तब रिचर ने यह अनुमान लगाया कि वह टापू, चूंकि विषुवत रेखा के समीप था तथा फ्रांस विषुवत रेखा से उत्तर दूर में स्थित है, इसलिए वहां गुरुत्वाकर्षण फ्रांस की तुलना में कम होने से पेंडुलम की गति धीमी हो गई, और यह अनुमान लगाया गया कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी क्षेत्रों के मुकाबले दूर होंगे, और इसी वजह से वहां गुरुत्वाकर्षण में कमी रही होगी। इस प्रकार रिचर ने इस अनुमान द्वारा घड़ी के धीरे हो जाने का कारण तो पता चल रहा है, परंतु इससे पता नहीं चलता कि पृथ्वी विषुवत रेखा के पास फैली हुई और ध्रुवों के पास चपटी क्यों है। जिसे समझने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमने के कारण लगने वाले बल, अर्थात जिसको केंद्र प्रसारक या केंद्र से दूर धकेलने वाला बल भी कहते हैं, या अपकेंद्रीय बल भी कहते हैं, तो इसके द्वारा पृथ्वी मध्य भाग में उभार लिए हुए है तथा ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी जो है मध्य भाग में उभार लिए हुए है तथा ध्रुवों पर चपटी क्यों है, किसके कारण है? तो आंसर होगा अपकेंद्रीय बल के कारण। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। या केंद्र प्रसारक बल, केंद्र से दूर धकेलने वाला बल, इसके कारण आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ से भी सीटेट आदि में भी विभिन्न क्वेश्चन बनते हैं। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। क्वेश्चन बनता है ग्लोब पृथ्वी का कैसा प्रतिरूप है? लघु या दीर्घ, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी? बताइए। तो यहाँ पर आपको यहाँ याद रखना होगा कि ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है। क्यों? क्योंकि पूरे संसार को हम एक छोटे से आकार में दिखा देते हैं। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति, स्थिति, उनकी दिशा आदि को समतल कागज पर बनाए गए मानचित्र की अपेक्षा हम ग्लोब पर ज्यादा सही रूप में दर्शा सकते हैं। इसलिए ग्लोब पर बने मानचित्र ही बिल्कुल सही मानचित्र होते हैं। विश्व के मानचित्र एवं ग्लोब की आपस में तुलना कीजिए। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखो, कि ग्लोब पर बने मानचित्र ही बिल्कुल सही मानचित्र कहलाते हैं।
इसका मतलब क्या है कि बाकी जो मानचित्र बनाते हैं वे सही नहीं दिखाई देते, जबकि ग्लोब पर जो मानचित्र हैं वे ही सही होते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी का अक्ष तथा कक्ष। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें पृथ्वी सीधी होने के बजाय हमें एक तरफ झुकी हुई नजर आती है। जब आप देखेंगे कि यह किस प्रकार झुकी हुई है तो आपको पता चलेगा कि ग्लोब के स्टैंड पर एक कील है जो कि ग्लोब के भीतर से उसके आर पार हो रही है और उसी की सहायता से ग्लोब झुका हुआ है। इसी कील को हम अक्ष कहते हैं। जो ये वाली कील होती है ना इस प्रकार की, और यहाँ से इस प्रकार का जो ग्लोब बना दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। और इसी अक्ष पर हम ग्लोब को स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यहाँ से 100% क्वेश्चन बना हुआ है और आगे भी बनने के चांस है। देखो, सी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये आपको याद रखना है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये विषुवत रेखा, ये परिक्रमण कक्ष है ना, और ये जो अक्ष पर झुकी हुई है तो कितने अक्ष पर, 66.5 डिग्री। ये झुकाव फिर 23.5 डिग्री जो है वह है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार से आपको देख सकते हैं पृथ्वी का अक्ष और अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्ष और अक्षीय झुकाव कैसे है। बात कर लेते हैं अक्षांश की। पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से भूगोलवेत्ताओं ने कुछ लेटी हुई तथा कुछ खड़ी रेखाओं की रचना की। इन्हीं रेखाओं से पृथ्वी पर आड़ी लेटी हुई पूर्व से पश्चिम रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसको जो दो बराबर भागों में जो विभाजित करती है उसी को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। भूमध्य या विषुवत, भूमध्य या विषुवत। इसी प्रकार विषुवत रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तर और दक्षिण दो बराबर भागों में, ये वाला भाग दक्षिण कहलाता है और ये वाला भाग उत्तर कहलाता है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी तथा उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और इसी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति ही अक्षांश कहलाती है। उत्तर दक्षिण में विभाजन की दृष्टि से कुल 180 अक्षांश होते हैं और समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। मतलब इस प्रकार की जो लाइन बनती हैं आप देखते होंगे, है ना, इस प्रकार की जो लाइन बनती है इसमें, ये जो हमारी पृथ्वी होती है इसमें इस प्रकार की लाइन अगर बनती हैं अक्षांश और देशांतरों को दिखाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आगे। तो बात कर रहे थे अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वे पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि देशांतर रेखाएं जो होती हैं ठीक विपरीत होती हैं। विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण की तरफ अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती जाती है। ये याद रखें, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की तरफ जाते जाते हैं तो इनकी जो लंबाई है वह क्या है, कम होती जाती है। इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से ये कम होती जाती है ऐसे। तो उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव तो बिंदु हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये हमारी जो विषुवत रेखा है लगभग बीच से गुजरी है
और ये वाला भाग पूर्व कहलाता है और ये वाला पश्चिम, ये वाला उत्तर है ना, और ये वाला दक्षिण। तो उत्तरी भाग 90 डिग्री उत्तरी भाग ये होगा और 90 डिग्री दक्षिणी ये होगा। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी और उत्तरी, है ना। यहाँ पर क्या हो गई आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ओके, नेक्स्ट प्रमुख अक्षांश या वृत्त, प्रमुख अक्षांश या वृत्त। एक सेकेंड, विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से आप जानने का प्रयास करेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश जो है ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, इसके ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाते हैं तो 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ये उत्तरी ध्रुव, और ठीक नीचे जैसे जैसे आते जाते हैं तो 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यहाँ पर अगर रेखाओं की बात करें तो 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा को दर्शाती है। क्लियर। ठीक, उत्तर की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो भूमध्य रेखा के बीच में एक कर्क रेखा पड़ती है, फिर आर्कटिक रेखा पड़ती है। वहीं भूमध्य रेखा से हम नीचे की ओर जाते जाते हैं तो मकर रेखा और अंटार्कटिका रेखा पड़ती है ना। आर्कटिक वृत्त कहते हैं उत्तरी ध्रुव को, अंटार्कटिक वृत्त दक्षिणी ध्रुव को, है ना, कह सकते हैं। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर, कर्क रेखा 23.5 पर, वहीं आर्कटिक 66.5 डिग्री पर, वहीं अंटार्कटिका 66.5 पर, और वहीं मकर रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित होती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। देशांतर एवं देशांतर रेखाएं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खड़ी रेखा जो होती है पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जो लंबवत रेखा जैसे मध्य भाग में खींची जाती है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, इसका विपरीत होता है और इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इस प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति देशांतर कहलाती है और देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है और यह रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। जो देशांतर रेखाएं हैं 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा जिसको कहते हैं, 0 डिग्री से और 180 डिग्री बीचा बीच, वहीं उससे आगे चलेंगे तो इन देशांतरों की कुल संख्या जो मानी जाती है, कितनी मानी जाती है 360। देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है और फिर भी बनने के चांस है कि कौन सी रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, या ग्रीनविच रेखा किसको कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर को। अब यह कहाँ है कि जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है किस शहर से होकर गुजरती है, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, तभी इसका नाम ग्रीनविच रेखा पड़ा। इस रेखा के पश्चिम में स्थित है 180 डिग्री देशांतर तथा पश्चिमी देशांतर तथा पूर्व में 180 देशांतर तक पूर्वी देशांतर रेखाएं स्थित होती हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। एसएस नॉलेज आपका अपना चैनल है, जुड़ करके अपनी तैयारी को मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। स्थानीय और मानक समय बात कर लेते हैं कि अब तक हम यह जान चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, बिल्कुल सही है।
और इसी वजह से पृथ्वी के पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले होता है। जैसे जैसे आप देखते हैं कि ये पूरब होता है, पूरब है ना, और ये उत्तर और ये दक्षिण और ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो यहाँ से जब सूर्य उदय उदय होता है पूर्व दिशा से, तो सबसे पहले सूर्य कहाँ पर दिखाई देगा? पूर्वी दिशा में। तो उस पूर्वी भाग में सूर्योदय जो है पहले होता है, तथा पृथ्वी 24 घंटों में एक घूर्णन अपना पूरा करती है अपने अक्ष पर। तो इस प्रक्रिया में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, मतलब 24 घंटे में 360। तो जब 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। भाई 24 घंटे में घूमती है 360, तो एक घंटे में घूमेगी 360/24, है ना। जब इसको काटेंगे तो 4 से काट लो, 4 छंगे 24 और 4 बट्टे 32, 4 नाम 36, 90 और ये 15 छक्के 90, कितना आ गया? 15 डिग्री। 15 डिग्री पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है कितने में? एक घंटे में, अर्थात 60 मिनट में कह सकते हैं। जब 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है, तो एक मिनट में कितना घूमेगी? 60/15 4 मिनट में। एक डिग्री घूमेगी 4 मिनट में। तो स्थानीय समय और मानक समय में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, और पहले भी आ चुका है। तो पृथ्वी को क्या है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है, ये बात याद रखें। और पूरे 24 घंटे में कितनी घूम जाती है? 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो सूर्य की किरणें देशांतर रेखाओं पर पड़ती हैं। जो सूर्य की किरणें हैं देशांतर रेखाओं पर पड़ती हैं। इसमें पहले वे किरण पूर्वी देशांतरों और बाद में पश्चिमी देशांतरों पर पड़ती हैं। इस प्रकार इन्हीं दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। तो स्थानीय समय की अगर बात करें, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो स्थानीय समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है। तो किसी स्थान का समय सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय कहलाता है। और जब सूर्य हमारे सिर की सीध में ऊपर होगा तो 12 बजे का समय माना जाएगा। और उस स्थान पर किसी खंभे की सबसे लंबी परछाई क्रमशः सूर्योदय तथा सूर्यास्त को बताती है। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का समय एक जैसा तथा पूर्व या पश्चिम में हर देशांतर पर स्थानीय समय अलग होता है। अतः जब हम किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट जोड़ दिए जाते हैं। समझ रहे हैं? जब हम किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं, मान लो ये दिशा है आपकी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम और उत्तर ये दक्षिण। जब हम किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं, मान लो हम कहीं पर यहाँ पर हैं, तो 1 डिग्री अगर इधर जाएंगे, है ना, पूरब से यहाँ से, और इधर चलेंगे 1 डिग्री, तो उसके स्थानीय समय में 4 मिनट जोड़ दिए जाते हैं। तो उसका स्थानीय समय जो है 4 मिनट बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं, कहाँ से? पूर्व से इधर पश्चिम की तरफ, तो 4 मिनट घटा देते हैं। इसी उदाहरण से आप देख सकते हैं कि अगर मान लें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है देशांतर रेखा पर वहां का स्थानीय समय सुबह 8 बजे है, तो किसी स्थान से यदि हम 1 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ जाते हैं तो स्थानीय समय में 4 मिनट बढ़ जाएगा, अर्थात तो वहां 8:04 होगा। वहीं जबकि 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर जाने पर स्थानीय समय में 4 मिनट घट जाएंगे।
7:56 उसका समय हो जाएगा। हमारा भारत का जो प्रमाणिक समय है 5 देशांतरों का जो अंतर लगभग दोनों शहरों के मध्य, जैसे देख सकते हैं एक उदाहरण है कि हमें ये जानकारी मिलती है कि प्रत्येक देशांतर का अपना अपना अलग समय होता है। इस तरह किसी भी देश में कई देशांतर रेखाएं होती हैं तो एक देश में कई स्थानीय समय हो सकते हैं और सभी स्थानों का समय उनके देशांतरों से निर्धारित करेंगे। किसी भी देश के एक निश्चित समय का पता लगाने में समस्या आएगी क्योंकि वहाँ अनेक देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। जबकि जयपुर में 8 बजे होंगे तब जैसलमेर में 7:40 का समय होगा, क्योंकि इन दोनों शहरों के मध्य 5 डिग्री देशांतरों का अंतर होने के कारण समय में भी अंतर आया। अगर आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के समय में अंतर से हम सभी के कार्यों पर अलग अलग स्थानों के कारण अलग अलग समय होने पर बहुत असुविधा होगी, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रत्येक देश ने अपना प्रमाणिक समय निर्धारित किया है। जैसा कि भारत का जो प्रमाणिक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है और हम मानक समय की गणना ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है उसके संदर्भ में करते हैं। इसलिए ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय में 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत के समय का पता चलता है। मतलब 5.5 घंटा का अंतर माना जाता है ग्रीनविच समय और भारत के समय में। या विश्व के प्रमाणिक समय आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी देश का पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक हो तब ऐसी स्थिति उस देश में एक से अधिक मानक समय का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि पश्चिमी और पूर्वी समय में अंतराल बहुत अधिक होता है। जैसे रूस, कनाडा, अमेरिका, है ना, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में एक से अधिक मानक समय है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा एक ही होती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी डिग्री कहलाती है? 180 डिग्री देशांतर। पूर्वी और पश्चिमी, है ना, दोनों होते हैं। इस रेखा से नई तिथि की शुरुआत मानी जाती है। 0 से 180 पूर्वी देशांतर के बीच का समय आगे और 0 से 180 पश्चिमी देशांतर के बीच का समय पीछे रहता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने में एक दिन कम कर दिया जाता है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने में एक दिन जोड़ दिया जाता है। एक दिन कम, एक दिन जोड़ दिया जाता है। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर, वहीं पश्चिम से पूर्व की ओर। पूर्व से मान लो आप असम की साइड से चले और कहाँ चले? पश्चिम की ओर, जैसे मान लो राजस्थान की ओर, तो एक दिन कम कर दिया जाएगा। वहीं पश्चिम से पूर्व की ओर ठीक इसका उल्टा चले तो एक दिन जोड़ दिया जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पृथ्वी की गतियां जो होती हैं, क्या आपने कभी आश्चर्य होता है कि दिन रात क्यों होते हैं? तो इसका कारण क्या है? पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां मानी जाती हैं, एक दैनिक या जिसको घूर्णन गति बोलते हैं, वहीं एक होती है वार्षिक। दैनिक और वार्षिक इस प्रकार से याद रखें, घूर्णन और परिक्रमण, घूर्णन और परिक्रमण, ठीक है, इस प्रकार से याद रखें। तो दैनिक गति कैसे होती है या घूर्णन गति कैसे होती है? आप ये समझ चुके होंगे कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है या दैनिक जो क्रिया होती है। जैसे लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसलिए एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसे सौर दिवस के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना 2 कारणों से महत्वपूर्ण होता है। पहला, पृथ्वी के घूमने से समय के मापन का एक सुविधाजनक पैमाना मिलता है, जिससे 24 घंटों को दिन और रात और घंटों, मिनट, सेकंड में विभाजित किया जाता है। दूसरा, पृथ्वी की भौतिक एवं जैविक प्रक्रियाएं घूर्णन से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। जो जैविक प्रक्रिया हैं, भौतिक प्रक्रियाएं हैं, कहीं बाढ़ का आना, कहीं धरती का फटना, है ना, इस प्रकार की जो क्रिया हैं घूर्णन से ही प्रभावित अत्यधिक होती हैं। तो हमारी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही यहाँ पर दिन और रात की प्रक्रिया भी चलती रहती है। इसी प्रकार सभी जीव जंतु इसी दैनिक क्रम के साथ साथ चलते हैं और पेड़ पौधे दिन में सौर ऊर्जा को एकत्र करके रात में उसका
उपयोग करते हैं। और इसी प्रकार कुछ पशुओं की क्रियाशीलता दिन में होती है, कुछ रात में। दिन रात का यही चक्र पृथ्वी के दैनिक तापीय चक्र को गतिशील करता है। जैसे कि सूर्य की किरणें, ये सूर्य और पृथ्वी का दिन घूर्णन, तो अब देख सकते हैं जैसे जैसे पृथ्वी का घूर्णन होता है तो दिन और रात बनते हैं। अगर पृथ्वी का घूर्णन ना हो तो क्या होगा, दिन रात होंगे ही, दिन रात बिल्कुल नहीं होंगे, दिन और रात क्या है, बिल्कुल नहीं होंगे स्थिर। तो आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और क्या है, पृथ्वी का आकार गोल है, इसी कारण एक समय में इसके सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है और सूर्य की तरफ वाले भाग में दिन और दूसरे भाग में रात होती है। इस प्रकार ग्रुप पर वह वृत्त गोला जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे ही प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहा जाता है। वह गोला जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त। पृथ्वी की परिक्रमण गति के बारे में अगर बात करें तो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि जिस पथ या रास्ते पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी को पथ को कक्ष कहा जाता है। और पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरा करती है, इसी कारण एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। शेष बचे हुए 6 घंटे 4 वर्षों अर्थात 24 घंटे एक दिन 4 वर्ष बनाते हैं। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में यह दिन एक दिन फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है। उसी हर चौथे वर्ष फरवरी का महीना 28 दिनों की बजाय 29 दिनों का होता है, जिसे हम लीप वर्ष या आधे वर्ष कहते हैं। जैसे 2012 एक लीप वर्ष था, अर्थात जिसमें जिसमें 4 का भाग चला जाए वह क्या कहलाएगा, आपका लीप वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। ये आपको याद रखना। वहीं ऋतुएं किस प्रकार से बनती हैं कि आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक देख लेते हैं थोड़ा सा जो हमारी ऋतुएं हैं, यहाँ से हम चलेंगे थोड़ा बाद में, ठीक है। अभी आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा और एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है उसको हम कंप्लीट कराते जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।